हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कि जीके। देखिए, जीके पढ़ने से पहले आपको कुछ बातों को विशेष ध्यान देना है। बात यह है कि जो भी हम इसमें बताएंगे या डिस्कशन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी मेरा पॉइंट होगा वो सब एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम में आने की संभावना ही क्वेश्चन होगी। ठीक है, तो आप इसको एक एक हमारी बात को ध्यान से नोट करते चलेंगे तो देखेंगे कि आपको बहुत सारे नॉलेज होने वाला है। ठीक है, जो आपको पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी होगा। तो इसको देखिए, वीडियो को मौज लीजिए और आराम आराम से पढ़ते आप चलेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। कि भारत का जो मानक समय है वो समय रेखा कौन सी है। देखेंगे कि जब देखिए ये मेरा समझिए ये अर्थ है। ठीक है, ये हमारा अर्थ है। जो अर्थ जो होता है पृथ्वी हमारी, ये सूर्य की चक्कर लगाती है। जब सूर्य की चक्कर लगाएगी तो अपना भी रोटेट करेगी, माने अपने अक्ष पर भी घूमेगी और सूर्य का भी चक्कर लगाएगी। जब ये अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात होता है, और सूर्य के चक्कर जब पूरा लगाएगी तो फिर उसमें क्या होगा, मौसम बदलेगा। ठीक है, मौसम में परिवर्तन होता है ये वाला। अब इस पर आप देखेंगे कि जब सूर्य पृथ्वी अपनी चक्कर सूर्य की लगाती है तो अपने अक्ष पर घूमेगी तो दिन रात होगा। तो दिन रात होगा तो ये देखा गया कि सब पूरे विश्व में कि हर एक, मतलब देखेंगे किसी देश में दिन है, किसी देश में रात है वही टाइम पे। तो एक टाइम निर्धारित किया गया कि एक ऐसा समय मानते हैं जो विश्व का टाइम माना जाएगा। तो क्या किया गया कि एक बीचों बीच एक रेखा खींच दिया गया। ठीक, एक ये क्या है, काल्पनिक रेखा है। एक काल्पनिक रेखा खींचा गया, उसको 0 डिग्री माना गया। इसको देशांतर रेखा कहा गया। ठीक, जो 0 डिग्री माना गया, इसी को माना गया कि इस पर जो भी टाइम होगा, इस रेखा पर जो भी समय होगा वो पूरे पृथ्वी पर वही समय माना जाएगा कि पूरे अर्थ पर यही टाइम हो रहा है। ठीक है, एक उसको मान करके चला जाएगा। तो देखा गया कि जब ये खींचा गया तो उस पर बहुत सारे कंट्री आए। तो देखेंगे कि जो 0 डिग्री रेखा है वो इंग्लैंड से होकर के गुजरती है। बहुत सारे देश आते हैं जैसे टोगो, फ्रांस, स्पेन। ठीक, ऐसे बहुत सारे कंट्री इस पर आते हैं, अल्जीरिया। तो क्या करेंगे कि तो अब देखेंगे कि भारत की स्थान कहाँ है अर्थ पर। देखेंगे जब इसको मैप आप देखेंगे तो वहाँ देखेंगे भारत की जो स्थान है वो देखेंगे कि यहाँ पड़ता है। ठीक, भारत का स्थान कहाँ पड़ता है, इस जगह पड़ता है, यानी पूर्वी भाग में पड़ता है। तो ये देखा गया कि इधर देखिए पूर्वी भाग में भारत का स्थान, देखिए इधर इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है, यानी ईस्ट देखेंगे इधर होता है, इधर वेस्ट होता है यानी पश्चिम, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ। ठीक, तो भारत का स्थान इधर पूर्वी साइड में पड़ रहा है। तब ये देखेंगे जब 0 डिग्री जो रेखा है तो इस पर बहुत सारे रेखा खींचा गया। तब देखेंगे 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, ऐसे ऐसे सब पूरे डिग्री से खींचा गया 180 डिग्री तक। अब देखेंगे कि जो भारत का स्थान पड़ता है वो पड़ता है 82 डिग्री पर। यहाँ आएगा 82.5 डिग्री। कितना, 82.5 डिग्री, माने 82.5 डिग्री क्या पड़ेगा, पूर्वी। भारत पूर्व में है, पूर्वी है। तो इस हिसाब से देखो हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा ए। आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। देखिए यहाँ उत्तरी देशांतर कहा गया। ठीक, ये कौन सा है, पूर्वी देशांतर पड़ता है। कितना आंसर, देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक, अब हम देखेंगे कि जो ये पड़ता है, ये जो रेखा खींचा गया उसको क्या कहा गया, जो रेखा खींचा गया उसको बोला गया GMT। यानी इसका हम देखे थे एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लिया गया था। किसी एग्जाम में हमने देखा था, इसका फुल फॉर्म था ग्रीनविच मीन टाइम। क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, इसको खींचा गया। अब देखेंगे कि जब जो जोन विश्व में पूरे कितने जोन में बांटा गया, तो विश्व में पूरे 24 जोन हैं। कितने जोन हैं, 24। समय के कितने जोन हैं, 24 जोन में बांटा गया है। ठीक है, अब देखेंगे कि यदि हमको लग रहा है चलिए 1 डिग्री से 0 डिग्री से हम 1 डिग्री आ रहे हैं तो कितना समय अंतर होगा। तो देखेंगे कि 0 डिग्री से 1 डिग्री आ रहे हैं तो 4 मिनट का अंतर होता है। कितने मिनट का, 4 मिनट का। यानी आप इस हिसाब से देखेंगे कि यदि हम 0 से 1 डिग्री आए 4 मिनट का होगा, 1 डिग्री से 2 डिग्री में गए फिर 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरे 1 घंटे का जाएंगे 15 डिग्री, 15 डिग्री जाएंगे तो प्रति घंटा, यानी 15 डिग्री आप जा रहे हैं तो 1 घंटा का अंतर होगा। ठीक है, तब इसलिए हमको भारत का जो समय देखा गया वो देखा गया कि जब हम जो है GMT रेखा जिसको कहते हैं ग्रीनविच मीन टाइम, उससे भारत कितने घंटा आगे है। इधर जाएंगे तो आगे है पूर्व में, तो कितने, 5.5 घंटा। ये भी क्वेश्चन बनते हैं, कितने, 5.5 घंटा आगे है। तो भारत का जो समय है वो विश्व मानक से कितने समय, 5.5 घंटा आगे है। जो इंडिया का समय, भारत की मानक समय रेखा कहा था उसको
IST कहा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा वो विश्व समय से 5.5 घंटा आगे होगा। ठीक है, अब ये देखा गया कि जो हमारा, चलिए 82.5 डिग्री हमने अपने देश में मान लिया। अब हमारे जो देश में है, अब देखेंगे कौन कौन सा राज्य जो है इस रेखा से गुजरते हैं। देखिए जो समय की रेखा है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले से होकर के जाती है। ठीक, अब देखेंगे कौन कौन सा राज्य आते हैं, तो देखेंगे कि यहाँ से राज्य स्टार्ट करते हैं, कहाँ से आएगा, देखिए ऊपर से आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यानी 5 राज्य आते हैं। तो उसको ट्रिक से याद भी कर सकते हैं, कैसे, मौका। ट्रिक क्या है, मौका, MOUCA। ठीक है, एम से क्या हो गया, एम से मध्य प्रदेश, ओ से उड़ीसा, यू से उत्तर प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़ और ए से आंध्र प्रदेश। ये भी ट्रिक याद करने की है, मौका से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि जो भारत का, ये देखेंगे भारत में जो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होती है, तो भारत का देखेंगे मैप जो है, यहाँ देखेंगे कि जो पूर्व में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ देखेंगे दक्षिण में पड़ता है, पश्चिम में क्या पड़ता है, सबसे पश्चिम में पड़ता है गुजरात। ठीक, तो पूर्व में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से सबसे पहले सूर्योदय होता है, और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होगा, गुजरात में, यदि भारत में हम देखा जाए तब। तो पूछा जाता है जो पूर्व से पश्चिम यानी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में कितने घंटे का अंतर होता है। यानी जब यहाँ सूर्य होगा तो यहाँ हल्का अंधेरा रहेगा, जब यहाँ सूर्यास्त होगा तो यहाँ अंधेरा उससे पहले ही हो जाएगा। तो दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर होता है। कितने घंटे का, 2 घंटे का अंतर आता है, देखेंगे। ठीक है, क्योंकि देखेंगे कि ये आएगा यहाँ अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री पर, और ये आएगा 68.7 डिग्री, ये 97.25 डिग्री पर आता है, इसलिए दोनों के बीच अंतर 2 घंटे की आती है लगभग। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इससे बनते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी 8.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच है। ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि जो मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। रमन मैग्सेस पुरस्कार जो है, ये देखेंगे पहला भारतीय कौन है, तो ये रमन मैग्सेस पुरस्कार कहाँ से प्रदान किया जाता है, ये देखेंगे रमन मैग्सेस पुरस्कार 1957 में स्टार्ट किया गया था। ये फिलीपींस, जो एशिया की देश है फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला से मिलता है। ठीक, मनीला से ये प्रदान किया जाता है। वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनका मतलब वायुयान से दुर्घटना हो गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के सम्मान में मैग्सेस पुरस्कार दिया जाता है। इसको मैग्सेस पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, एशिया का इसको नोबेल पुरस्कार, यदि आपका पूछा गया एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाएगा तो रमन मैग्सेस पुरस्कार, इसका पूरा नाम है रमन मैग्सेस पुरस्कार। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें प्रथम पाने वाले भारतीय कौन थे। जो प्रथम पाया गया था वो भारतीय थे, किसे, कौन, विनोबा भावे। कौन थे, विनोबा भावे प्रथम भारतीय थे। अब विनोबा भावे के बारे में चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे कि प्रथम महिला कौन पाई थी, तो मदर टेरेसा प्रथम भारतीय महिला थी जो कि रमन मैग्सेस अवार्ड मिला था। और भारत प्रथम पुरुष थे विनोबा भावे, यानी भारत में पुरुष क्या, आप कहेंगे कि भारत में प्रथम पाने वाले विनोबा भावे, और प्रथम महिला कौन होगी, मदर टेरेसा होगी। ठीक है, ये जो पुरस्कार है ये इसको बहुत सारे क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे इसमें लगभग 5 क्षेत्र होता है, जैसे पत्रकारिता, सरकारी सेवा, लोक सेवा, साहित्य और रचनात्मक संचार। इस सब क्षेत्रों में जो विशेष लोग का योगदान रहता है उन्हीं की याद में रमन मैग्सेस दिया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि विनोबा भावे जो थे, इनको विनोबा भावे के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब विनोबा भावे के बारे में इनका मूल जो नाम था विनायक नरहरि भावे था। क्या नाम था, विनायक नरहरि भावे। ये फेमस जो भारत में थे वो 1951 में भूदान आंदोलन चलाए थे। कौन, भूदान आंदोलन 1951 में चलाए थे। तो आप पूछा जाएगा भूदान आंदोलन के फाउंडर कौन थे, भूदान आंदोलन के, तो विनोबा भावे थे। ठीक है, ये भूदान आंदोलन जो था, देखेंगे इसका मतलब क्या, भूदान मतलब जो भूमि की दान के लिए था। ये कहते हैं कि जो भूमि जो लोग जिसके पास भूमि नहीं है और जिसके पास भूमि बहुत है वो दान करे लोगों के पास, जिसके पास भूमि नहीं है। बहुत फेमस हुआ था भूदान आंदोलन। ठीक है, विनोबा भावे के बारे में ये था। चलिए हम अगला चर्चा करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में
चर्चा करते हैं। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो है इनको 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, गीतांजलि के लिए प्रथम एशिया का पाने वाले पहले यही थे रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत ही नहीं एशिया के। कब दिया गया था? साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इनको पुरस्कार दिया गया था। इनका जो इनकी रविन्द्रनाथ टैगोर की इनकी बुक है, जैसे कि इनकी बुक कौन कौन सी है, तो इनकी बुक है चंडालिका, ठीक है, और एक गोरा, गीतांजलि, ये सब इनकी बुक है। तो ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे ये क्या किए थे कि इनको गुरुदेव की उपाधि दिया था। गुरुदेव की उपाधि कौन दिया था? तो गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी दिए थे, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिए थे। ठीक है, अब देखेंगे कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो जनगण मन लिखे थे। तो जनगण मन पूरे गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। यदि आपको जल्दी गाना हो तो पहले लाइन और लास्ट लाइन गा करके 20 सेकेंड में कम कर सकते हैं। तो टोटल कितने समय लगते हैं? 52 सेकेंड। और जल्दी गाना हो तो 20 सेकेंड, पहला लाइन और लास्ट लाइन। इनके द्वारा लिखा गया एक अमला सोनना और बंगाल, ये कहाँ के हैं? ये वहाँ के, कहाँ? बांग्लादेश के जो वहाँ राष्ट्रगान है अमला सुनरा बंगला, ये वहाँ के जो राष्ट्रीय गीत है ये इन्हीं द्वारा लिखा गया था, जो वहाँ गाया जाता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब चलेंगे, हम देखेंगे कि सरस्वती के, दयानंद सरस्वती के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए दयानंद सरस्वती जो था इनका मूल नाम था मूलशंकर। इनका मूल नाम था मूलशंकर। दयानंद सरस्वती, इसने आर्य समाज की स्थापना किए थे। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किए थे। आर्य समाज कब किए थे? समाज 1875 में। कब किए थे? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे। इनका एक नारा था गो बैक टू द वेदास। क्या था? गो बैक टू द वेदास, ये इनका एक नारा था, गो बैक टू द वेदास। ठीक है, वेदास। अब इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश। कौन सा? सत्यार्थ प्रकाश। किसकी बुक है? इन्हीं के, दयानंद सरस्वती की। ठीक, अब गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, ये दोनों के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक, इनकी एक बुक थी, इनकी बुक कौन सी थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। कौन सी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी बुक इन्हीं की लिखी गई, गोपाल कृष्ण गोखले की। ठीक, इनको डायमंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायमंड ऑफ इंडिया। डायमंड ऑफ इंडिया गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। इनके जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के, वो थे महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे। इनको भारत का ग्लेड स्टोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लेड स्टोन, भारत का ग्लेड स्टोन। ठीक है, ग्लेड स्टोन। ये सब क्वेश्चन इनसे बनते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो मेरा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? पहला, विनोबा भावे। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी फैसला कौन करता है? तो इसकी फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। देखिए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जब लोकसभा अध्यक्ष का साइन हो जाता है तो वो धन विधेयक बन जाता है। धन विधेयक के विषय में पूरी पावर किसके पास है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा के पास। यदि धन विधेयक है तो लोकसभा के पास पावर है। लोकसभा क्या करेगा? कोई बिल यदि धन विधेयक से है तो लोकसभा में पहले पेश किया जाएगा। पहला पेश कहाँ जाएगा? लोकसभा में। फिर लोकसभा से जब राज्यसभा में जाएगा तो राज्यसभा को 14 दिन के अंदर लौटाना होता है। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर। यदि 14 दिन के अंदर लोकसभा वो राज्यसभा नहीं लौटाया लोकसभा को, तो ये माना जाएगा कि बिल पास हो गया है। ठीक है, यदि लोकसभा 14 दिन से पहले लौटा दिया और उसमें कहा कि कुछ संशोधन कर लिया जाए, तो ये लोकसभा के ऊपर है, माने या न माने। ठीक है, तो ये उसके ऊपर, यानी आप ये तरह से देखेंगे कि धन विधेयक के मामले में पूरी पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। ठीक है, ठीक, लोकसभा के पास। जो प्रधानमंत्री होते हैं, अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के बारे में है। ठीक, प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति, पूरे मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, ये सब लोकसभा से बनते हैं। ठीक, आप देखेंगे कि जो इसमें देखेंगे, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो देखिए कि सरल स्ट्रिक है, सरल
सरल क्या है, ट्रिक है। देखिए स से संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, इसका अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता। तो संसद का अनुच्छेद 79 में, फिर र से राज्यसभा का 80 में और लोकसभा 81 में। तो ये पूछा जाएगा लोकसभा अनुच्छेद किस में वर्णन किया गया, तो 81 में किया गया है। ठीक, अब देखेंगे कि जो भारत का वित्त मंत्री, देखेंगे कि जो भारत में अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 में कोई भी बजट शब्द का यूज नहीं किया गया, वहाँ किया गया एनुअल फाइनेंस। ठीक है, एनुअल फाइनेंस यानी वित्तीय भाग के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक, तो इससे और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि एक देखेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष जो लोकसभा का हो, यानी ज्वाइंट सेशन, ज्वाइंट सेशन जैसे कि संयुक्त बैठक कौन बुलाता है। देखिए संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त सेशन होता है उसको बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। और 3 बार अब तक बुलाया जा चुका है। कितनी बार, 3 बार बुलाया जा चुका है। ठीक है, एक दहेज प्रथा में आया था, एक पोटा एक्ट आया था। ठीक है, एक डाउरी, दहेज प्रथा, पोटा एक्ट, और एक आया था कौन सा, एक डाक के बारे में। 3 बार बुलाया जा चुका है अब तक का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। अब देखेंगे पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। उससे पहले हम देखेंगे कि पहले के बारे में क्या है। देखिए पहले 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। कौन सा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। ये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है, 2008 में शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, फिर अगला देखते हैं 25 जनवरी को, जो 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जो पहले वोट देने का जो आयु थी, मतदाता करने की आयु थी, वो थी 21 साल। लेकिन 61 अमेंडमेंट एक्ट 1988 में हुआ, उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, तो 21 साल से घटा करके 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, 61, 61वां संविधान संशोधन 1988 में हुआ था। पहले 21 साल के लोग वोट दे सकते थे, अब कितना हो गया, 18 साल। जो वोट देने के लिए है उसको कहा जाता है यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज। ठीक है, या तो फिर यूनिवर्सल एडेड सफरेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो 25 जनवरी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 जनवरी। अब देखेंगे इसका आंसर होगा 25 जनवरी में। देखेंगे 25 नवंबर को क्या मनाया जाता है। तो 25 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय, ये मनाया जाता है महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी के तो आपको पता ही है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को ये संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेज के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन शुरू किए थे। जब अंग्रेज के विरुद्ध महात्मा गांधी नमक कानून जब तोड़े थे तो कौन सा आंदोलन शुरू किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चालू किया गया था, कि यानी उनके अंग्रेज का जो नमक कानून था उसको तोड़ने के लिए। आप देखेंगे पूरे देश भर में अलग अलग लोगों ने अलग अलग आंदोलन किया था उसी दिन, कोई उसका विरोध करके कोई उसका विरोध करके आंदोलन को तोड़ा था। तो इसमें पूछा गया है महात्मा गांधी के, मतलब ये जो महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन शुरू किए गए, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये कब शुरू किया गया था, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। कब, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। गांधी जी ने दांडी से यात्रा शुरू करके साबरमती में जाकर के नमक कानून तोड़े थे, साबरमती। ठीक है, इसी समय देखेंगे पेशावर में एक चला था, इन्हीं के समय सविनय अवज्ञा आंदोलन बताएं आपको, जैसे कि पूरे भारत में चला गया था। तो देखेंगे पेशावर में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया था। कौन किया था, वो बहुत फेमस है, खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इनको लाल कुर्ती भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि लाल कुर्ता पहनते थे। ठीक, लाल कुर्ती भी इनको कहा जाता है। इनकी एक ये चलाए थे, इनका क्या चलाया गया था आंदोलन, एक खुदाई खिदमतगार। कौन सा, खुदाई खिदमतगार। आपको पूरे हमारे हर एक टॉपिक पर ध्यान देना है, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खुदाई खिदमतगार द्वारा चलाया गया था। ठीक, इनके मतलब गफ्फार द्वारा खुदाई खिदमतगार आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था। ठीक।
ठीक। अब देखेंगे कि खिलाफत आंदोलन, ठीक है। खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 में स्टार्टिंग किया गया था। ये खिलाफत आंदोलन क्यों था? देखिए, खिलाफत आंदोलन ये था, टर्की में जो वहाँ के खलीफा थे उनको पद से हटा दिया गया था, तो फिर उनको पुनः पद पर लाने के लिए खिलाफत आंदोलन चालू किया गया था। ये पूरे विश्व में चालू किया गया था। तो भारत में इसमें कौन चालू किया था? अली बंधु, अली बंधुओं ने चालू किया था। अली बंधुओं, तो पूछा जाता है कि अली बंधुओं में कौन कौन से लोग आते हैं? जो अली बंधुओं में दो लोग आते हैं, दोनों भाई। कौन कौन सा अली बंधु? मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन सा? मोहम्मद अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, ठीक है। और शौकत 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 अली, दो लोग आते हैं। तो पूछा गया अली बंधुओं में कौन कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्हीं ने मिल करके इसको इसमें खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया था मार्च 1919 में। तो देखेंगे जब खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया गया था तो बहुत से और लीडर इसमें जुड़े थे, जैसे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक, और सारे बहुत से नेता इसमें जुड़े गए थे, ठीक है। अब देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन, जो भारत छोड़ो आंदोलन था इसको इंग्लिश में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये चालू किया था 8 अगस्त 1942 को। कब? 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। इसका जो शब्द दिए थे, इसको शब्द दिए थे यूसुफ मेहर अली। कौन? यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो का शब्द कौन दिया था? यूसुफ मेहर अली, मेहर अली, ठीक है। यूसुफ मेहर अली द्वारा ये शब्द दिया गया था भारत छोड़ो, ठीक। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था। इसी में एक नारा दिया गया था। कौन सा नारा था? करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। कहाँ? ग्वालियर टैंक में उसी समय करो या मारो मरो का नारा दिया गया था। ग्वालियर टैंक में उसी समय अरोड़ा आसफ अली, जिसको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, अरोड़ा आसफ अली, अरोड़ा आसफ अली द्वारा एक ध्वज फहराया गया था उसी समय। तो अरोड़ा आसफ अली, जिसको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है, उसने ग्वालियर टैंक में ही क्या किया था? जब नारा दिया गया था करो मरो का, उस अरोड़ा आसफ अली ने क्या ध्वज फहराया था, ठीक है। पहली बार ध्वज फहराया गया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पूछा जाता था गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल कौन था? लिन लिथगो, लिन लिथगो, लिन लिथगो गवर्नर जनरल था, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब चलेंगे हम अगला आंदोलन, इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जिप्सन, जिप्सन कहाँ प्राप्त किया? सर्वाधिक जिप्सन कहाँ से मिलता है? सर्वाधिक जिप्सन राजस्थान से प्राप्त होती है, ठीक। ये हो गया राजस्थान। आप देखेंगे कि थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? थोरियम सबसे ज़्यादा केरल में मिलता है। केरल के मोनाजाइट सैंड से सबसे ज़्यादा थोरियम प्राप्त किया जाता है, ठीक है। थोरियम का पिच और क्या है? पिच ब्लेंड, क्या है? पिच ब्लेंड, ठीक। अब देखेंगे कि हम एक एक इसमें राज्य के बारे में हम चर्चा करते चलेंगे। कौन से राज्य में देखेंगे, कौन से राज्य में क्या क्वेश्चन बनते हैं। देखेंगे कि हरियाणा, हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। यहाँ के गवर्नर कौन है? भंडारू दत्तात्रेय, भंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। यहाँ नेशनल पार्क जो है वो नेशनल पार्क है हरियाणा में सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। और कौन सा है? कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर। ये सब क्वेश्चन बनते हैं। कलेसर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। यहाँ एक इसका हेडक्वार्टर है कौन सा? नेशनल एकेडमी ऑफ डेयरी साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ डेयरी साइंस, नेशनल एकेडमी ऑफ डेयरी साइंस हरियाणा के करनाल में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ये कहाँ है? ये है आनंद गुजरात में, ठीक है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? आनंद गुजरात में। नेशनल एकेडमिक ऑफ डेयरी साइंस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? करनाल हरियाणा में, ठीक। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। अब देखेंगे कि कर्नाटक के बारे में, ठीक। देखिए कर्नाटक में क्या है? कर्नाटक यहाँ के पहले सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम कौन है? बसराज बोम्मई। कौन सा? बसराज बोम्मई यहाँ के सीएम है। और यहाँ के जो राज्यपाल है थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। यहाँ जो नेशनल पार्क है वो कौन सा? नगरहोल, नगरहोल नेशनल पार्क, ठीक है। बांदी नेशनल पार्क, कौन सा? नगरहोल, बांदी,
ठीक है, और एक अंशी, ठीक है, अंशी, बन्नरघट्टा, बन्नरघट्टा, ठीक, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, मृदु मलाई, मृदु मलाई, ठीक है, ये सब नेशनल पार्क यहाँ आते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे उड़ीसा में। उड़ीसा में क्या आता है? उड़ीसा में आता है, यहाँ के पहले सीएम देख लेते हैं। यहाँ के उड़ीसा का सीएम है नवीन पटनायक और यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। ठीक है, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। अब देखेंगे कि यहाँ जो उड़ीसा है, यहाँ के नेशनल पार्क कौन सा है? एक शिमली नेशनल पार्क। कौन सी? शिमली, शिमली नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, अब देखेंगे सुनेवेड़ा, सुनेवेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सा? सुनेवेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और चिल्का झील, चिल्का झील यहीं उड़ीसा में है। और क्या है? चिल्का झील वाला चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं है। ठीक, यहाँ उड़ीसा में आप देखेंगे कि एक, यहाँ देखेंगे एक आता है ओलाइव। क्या है? ओलाइव राइडले, ओलाइव, ओलाइव राइडले, ओलाइव राइडले एक क्या है? एक कछुआ है। ये जो आता है ये साइबेरिया यानी रूस से आता है। यहाँ कहाँ? उड़ीसा में। आप सोचिए इतना दूरी का सफ़र करता है, रूस से आता है उड़ीसा में, यहाँ मास नेस्टिंग करता है। यानी मास नेस्टिंग मतलब देखेंगे कि यहाँ अलग सब इकट्ठा होते हैं। और कहाँ इकट्ठा होते हैं? गहीरमाथा बीच। गहीरमाथा बीच कहाँ है? उड़ीसा में है। गहीरमाथा बीच उड़ीसा में, वहाँ आकर के ओलाइव जो रेडले है ये आकर के वहाँ मास नेस्टिंग करते हैं, इकट्ठा होकर के अपना डांस करते हैं। तो जो वहाँ जो मास नेस्टिंग करते हैं वो लोकल भाषा में क्या कहा जाता है? वहाँ के लोकल भाषा में अरीबदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरीबदा। ठीक है, अरीबदा कहा जाता है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं राजस्थान। राजस्थान के बारे में हम देखते हैं। यहाँ की जो सीएम है अशोक गहलोत और यहाँ की जो गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ जो नेशनल पार्क हैं देखेंगे कि रणथंभौर, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क, सरिस्का। सरिस्का जो नेशनल पार्क है, यहाँ सरिस्का में क्या होता है कि यहाँ जो साइबेरियन पक्षी आते हैं, साइबेरियन पक्षी कहाँ आते हैं? सरिस्का में। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं। और कियोलियडो, कौन सा एक है? कियोलेडियो नेशनल पार्क यहाँ भी है। रणथंभौर, ठीक है, मुकुंदरा, सरिस्का, कियोलेडियो, ये सब नेशनल पार्क राजस्थान में आते हैं। ठीक, राजस्थान के जो जयपुर उसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। चलिए हम अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कथक। तो जो कथक है उसका शास्त्रीय नृत्य, कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? देखेंगे कथक जो है ये उत्तर भारत की है। देखिए उत्तर भारत की, कहीं के ऑप्शन में आपको उत्तर प्रदेश भी मिल जाएगा, तो इसका उत्तर प्रदेश या फिर आप उत्तर भारत भी कह सकते हैं। देखेंगे कि भारत में जो शास्त्रीय नृत्य है, जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य, वो टोटल भारत में कितने हैं? तो 8 हैं। कितने? 8 क्लासिकल डांस है। तो कौन कौन से है बता दे रहे हैं आपको, कौन कौन सा है। देखिए भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु की है। ठीक है, इसको भारत का राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य भी कहा जाता है। तमिलनाडु, भरतनाट्यम हो गया तमिलनाडु। कथकली, कथकली केरल का। ये कथकली मेनली पुरुष द्वारा किया जाता है, केवल पुरुष इसको करते हैं कथकली। ये केरल की है। और केरल की एक और है मोहिनीअट्टम, ये भी केरल की है मोहिनीअट्टम। 3 हो गया। अब आगे देखेंगे जो कथक तो है ही, 4 हो गया। अब देखेंगे उड़ीसी, ओडिसी जो कि उड़ीसा में होता है, ये सबसे पुराना है। सबसे पुराना कौन सा? ओडिसी, उड़ीसा में है। ठीक है, एक मणिपुरी, मणिपुर में है, मणिपुर में है। और एक है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, कुचिपुड़ी। ठीक, तो कितने लैंग्वेज हो गए क्लासिकल, क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल डांस। अभी आपको क्लासिकल लैंग्वेज बोल दी है तो उसके बारे में भी बता देंगे। तो क्लासिकल डांस कितने हैं? टोटल 8 हैं। कौन सा? भरतनाट्यम जो कि राष्ट्रीय है, कहाँ? तमिलनाडु में। कथकली केरल में, मोहिनीअट्टम केरल में, कथक उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश, उड़ीसा उड़ीसी में, मणिपुरी मणिपुर में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये क्लासिकल नृत्य है। अब देखेंगे क्लासिकल एक लैंग्वेज भी होता है। क्लासिकल लैंग्वेज जो विश्व का जो मतलब कि क्लासिकल लैंग्वेज जो सबसे 8000 साल से पुराना भाषा जो बोला जाता है उसको कहा जाता है क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, जो बहुत पुरानी भाषा होती है। तो क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं? यानी शास्त्रीय भाषा। तो शास्त्रीय भाषा देखेंगे कि 6 शास्त्रीय भाषा है। कितने हैं? 6। कौन कौन सा है? एक तमिल, कौन सी? तमिल, संस्कृत, ठीक है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, ठीक है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ठीक है, कितने? 6 हैं। तो ये सब
लैंग्वेज भी पूछ लिया, मतलब लैंग्वेज के बाद ये पूछा जाता है कब कौन बनाया गया था। जो तमिल था, तमिल 2004 में बनाया गया, ठीक है, 4 में। फिर संस्कृत बनाया गया 2004 में, ठीक है। और कौन सा संस्कृत बाद, कन्नड़, कन्नड़ 5 में बनाया गया। फिर तेलुगु, तेलुगु बनाया गया ये भी 5 में, ठीक है। उसके बाद में तेलुगु 5 में, फिर उसके बाद में 8 में बनाया गया। 8 में कौन बनाया गया था, मलयालम, ठीक है। एक बार फिर से हम इसको आपको बता दे रहे हैं अच्छे से लिख करके, देखिए इसको हम इसको देखेंगे, तेलुगु, तेलुगु, ठीक है, संस्कृत, कन्नड़ और पहला जो होगा तमिल होगा, ये तेलुगु यहाँ होगा, ठीक है। ये हम फिर से इसमें लिख रहे हैं, देखिए क्या है, तमिल, ठीक है, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तेलुगु और मलयालम और उड़िया, ये 6 डांस है। तो इसको चालू किया गया था 2004 में, फिर ये भी 2004 में, फिर दो बार आया, 2005 में, फिर उसके बाद में ये 2008 में, ये 2008 में, ठीक है, और फिर 2008 में, फिर 13 में मलयालम उड़िया 13 में, फिर 2014 में स्टार्ट किया गया था। इस हिसाब से हमारा क्रम है। तो आपको मेनली पूछा गया कौन कौन सा है, तो छः आपको बता सकते हैं, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। ये सब हमारी कथक जो लैंग्वेज है, शास्त्रीय लैंग्वेज, शास्त्रीय भाषा जिसको कहते हैं, ठीक है। और शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, ये कथक जो है वो उत्तर की, हमारी ऑप्शन हो जाएगा 3, ठीक है। अगला देखते हैं, देखिए अगला क्या है, रिचर स्केल, यानी रिचर स्केल किसके मापने में यूज किया जाता है। देखेंगे कि जो रिचर स्केल है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, आप देखेंगे कि ज़्यादातर यही क्वेश्चन, मतलब ऐसे ऑप्शन दे दिया जाएगा, ये क्वेश्चन गलत है। इसको आप देखेंगे, भूकंप जो है, भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है, रिचर स्केल से भूकंप की तीव्रता रिचर स्केल से नहीं मापी जाती है, ये मार्केली से मापी जाती है। लेकिन आपको मार्केली ऑप्शन में रहेगा ही नहीं, यहाँ क्वेश्चन में पूछेगा ही नहीं, हमेशा रिचर देखेंगे रहेगा। लेकिन यदि आपको डीपली में पूछ लिया जाए भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो मार्कली से, मार्कली स्केल से मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मार्कली से मापी जाती है, यानी मार्कली से इंटेंसिटी यानी तीव्रता मापी जाती है। तो पूछेंगे रिचर स्केल क्या मापा जाता है, इससे मैग्नीट्यूड, जो भूकंप की मैग्नीट्यूड है उससे मापी जाती है। लेकिन ऑप्शन में आपको मार्कली नहीं रहेगा, तो आप रिचर में भूकंप की तीव्रता लगा सकते हैं। तो इसके रिचर से मैग्नीट्यूड मापा जाता है, मार्कली से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जो भूकंप का अध्ययन कहलाता है उसमें सिस्मोग्राफी, सिस्मोग्राफी में भूकंप का अध्ययन कहलाता है। देखेंगे कि जो रिचर स्केल है उसमें 10 पॉइंट होता है, 1 2 ऐसे करके 10 स्केल तक होता है। जो जितना आगे जाएंगे वो उतना ही बहुत ही सर्वनाश होता है। मतलब शुरू में देखेंगे, अब 10 मतलब महासर्वनाश में आता है, ठीक। तो पहला जो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसे 10 तक जाएंगे, तो जो पहला है 1 से 2 में जाएंगे तो इससे 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, यानी ज़्यादा वो तबाही मचा देगा। तो देखेंगे कि जब भी भूकंप आती है तो बताया जाता है कि इतनी मैग्नीट्यूड, इतनी, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, या तो इसकी रिचर, इसके रिएक्टर में कितना पैमाने पर आया था। तो पैमाना देखेंगे कि बताया जाता है, कहीं 4, कहीं 3, 5, ठीक है। तो जो पहला पैमाना होगा, माने आप जैसे 1 से 2 में जा रहे हैं, या फिर 2 से 3 में, या 2 से 3 में जा रहे हैं, तो इसमें 10 गुना ज़्यादा तीव्रता होगी इसकी, ठीक है। इस हिसाब से आप देखेंगे कि जो भूकंप की मापी जाती है तीव्रता, तो रिक्टर स्केल, यदि ऑप्शन नहीं होगा तो मार्केली आप लगाएंगे, ठीक है। तो अब देखेंगे वायु की गति, जो वायु की गति होगी ये एनीमोमीटर द्वारा वायु की गति मापी जाती है। वायु की गति 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है, किससे, फेदोमीटर से, ठीक है। तो शरीर का तापमान, शरीर का तापमान उसमें कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है। फ़ारेनहाइट में देखेंगे 98 पॉइंट कुछ होता है फ़ारेनहाइट, ठीक है, शरीर का तापमान, ठीक। अब देखेंगे कि अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। देखिए अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक थे कालिदास, ठीक।
कालिदास द्वारा अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया था। तो हम एक क्वेश्चन देखेंगे, तो जो अभिज्ञान शाकुंतलम है किसके बारे में लिखा गया है, तो शकुंतला और राजा दुष्यंत, कौन, राजा दुष्यंत के बारे में ये चर्चा किया गया अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, तो ये कालिदास द्वारा लिखा गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में देखते हैं। जो मुंशी प्रेमचंद है इनके बारे में क्या क्वेश्चन बनते हैं। प्रेमचंद की देखिए, इनका बुक है कौन सा, गोदान, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, गबन, ये सब बुक इनकी है, प्रेमचंद की बुक है। रविन्द्रनाथ टैगोर को बारे में तो बता ही दिए थे। फिर बच्चे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर की कौन कौन सी बुक होती है, ये बारे में आप कमेंट करके हमको बताइए, जयशंकर से रिलेटेड कौन कौन सी बुक होती है। चलिए आगे देखते हैं। बस क्वेश्चन हमारा गाइस, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।